हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पूनम भारद्वाज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ल्हासा की ओर पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर। तो पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुँचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें स्थान नहीं मिल सका, क्यों? तो इसका उत्तर है, तिब्बत के इस मार्ग पर सभी यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं होती। जान पहचान होने पर ठीक जगह मिल जाती थी, नहीं तो यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ता था। यात्रियों का आदर सत्कार करना उन लोगों की उस समय की मनोदशा पर निर्भर करता था। एक तरह से अगर उनका मन किया तो वो आदर सत्कार करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। शाम के 6 बजे के बाद गांव के लोग छंग पीकर, छंग क्या होता है? मदिरा जैसा पेय पदार्थ, जैसे शराब होती है, वो पीकर होश में नहीं रहते। इसलिए वे अंतर नहीं कर पाते कि यात्रियों ने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं या किसके साथ कैसा आदर सत्कार करना चाहिए। यही कारण था कि दूसरी बार भद्रवेश में भी होने पर उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उस समय तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं था। कोई भी बिना लाइसेंस के भी हथियार रख सकता था। तो इस कारण वहाँ के लोग बंदूक या पिस्तौल, जिस प्रकार से हम लोग लाठियाँ लेकर घूम सकते हैं, उसी प्रकार से वो बंदूक या पिस्तौल लेकर चलते थे। निर्जन होने के कारण, निर्जन क्या होता है? सुनसान, जहाँ पर कोई जन ना हो, होने के कारण भी वहाँ यात्रियों को डाकुओं का हमेशा भय बना रहता था, डर लगा रहता था। सरकार पुलिस और खुफिया विभाग पर ज़्यादा खर्च नहीं करती थी। सरकार भी ना तो पुलिस पर खर्च करना चाहती थी और ना ही खुफिया विभाग पर। खुफिया विभाग जैसे CID होती है। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार देते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटपाट का भय बना रहता था। क्योंकि डाकू क्या करते थे? मारते पहले थे और फिर उस मरे हुए को ही फिर लूटते थे, चाहे फिर उन्हें कुछ मिले या ना मिले। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? कैसे पिछड़ा? क्यों पिछड़ा? इसलिए पिछड़ गया क्योंकि वहाँ का रास्ता ऊंची चढ़ाई का था। चढ़ाई बहुत ऊंची थी और लेखक को जो घोड़ा मिला था वह भी कुछ सुस्त था और धीरे धीरे चल रहा था। लेखक रास्ता भी भटक गया। वहाँ पर 2 रास्ते आए तो लेखक गलत रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक आगे चला गया। जब पूछा तो सही रास्ते का पता चला और उसने वापस उसी रास्ते पर आकर फिर से सही रास्ते को पकड़ा। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका। जैसे पंडित होते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो जो पूजा पाठ कराने वाला है वो यजमान है, ठीक है। तो सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये चला गया
तो वो 1 सप्ताह तो आसानी से लगा सकता था और लेखक के पास इतना समय नहीं था कि वो बैठकर उसका इंतज़ार करे। परंतु दूसरी बार इसलिए नहीं रोका क्योंकि लेखक को बुद्ध वचन के अनुवाद की, जिसमें बुद्ध के वचन थे, उसके अनुवाद की मूल्यवान कीमती, लेखक के लिए बहुत कीमती थी वो हस्तलिखित पोथियाँ, हाथों से लिखी गई पोथियाँ मिल गई थी, जिनका अध्ययन लेखक एकांत में करना चाहता था। इसलिए दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। 5वां प्रश्न है बच्चों, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जब लेखक तिब्बत की यात्रा कर रहा था तो उसे अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। जैसे लेखक को भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी, ठीक है। दूसरा है, रास्ते में वह अपने साथियों से भी बिछड़ गया क्योंकि वो रास्ता भटक गया था, रास्ता भूल गया था, गलत रास्ते पर चला गया था। तीसरा पॉइंट है, अपना सामान उसे स्वयं पीठ पर ढोना पड़ा, उसे अपना सामान खुद उठाना पड़ा क्योंकि उन्हें घोड़ा नहीं मिला था। चौथा पॉइंट है, अधिक ठंड और कड़ी धूप का सामना करना पड़ा। 5वां, लौटते समय ठहरने के लिए उन्हें अच्छा स्थान नहीं मिल सका। तो इस प्रकार अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 6ठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर है इसका, उस समय का तिब्बती समाज खुले विचारों वाला था। वहाँ पर कोई अंधविश्वास नहीं था, किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव और छुआछूत की भावना नहीं थी, स्त्रियों में पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियाँ नहीं थी, जैसा कि अनेक जगहों पर महिलाओं के द्वारा घूंघट किया जाता है, तो ऐसी प्रथा वहाँ पर नहीं थी। वे धार्मिक चिन्ह गंडों में विश्वास रखते थे, जैसे मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा, जैसे कि नज़र लग जाती है तो एक काला धागा पहना दिया जाता है, उसी प्रकार से वहाँ पर भी धार्मिक चिन्ह गंडों में विश्वास करते थे वहाँ के लोग। और अपरिचित अनजान व्यक्ति भी घर के अंदर तक जा सकता था और अपनी चाय बनवा सकता था। वहाँ के निवासी शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर, मदिरा पीकर मस्त रहते थे। कुल मिलाकर वहाँ का समाज खुले विचारों वाला था। 7वां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। कौन? लेखक राहुल सांकृत्यायन। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो 4 विकल्प दिए हैं। पहला है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। या तीसरा, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थी। और चौथा, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका उत्तर है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। 8वां प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति से सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो सुमति क्या था? एक मंगोल भिक्षुक था। वह दूर दूर तक के गांवों के लोगों के लिए पुरोहित का काम करता था। जैसे पंडित या ब्राह्मण पंडिताई का काम करते हैं, उसी प्रकार से सुमति भी वहाँ के गांव के लोगों के लिए पुरोहित का काम करता था। वह अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था। उसके यजमान उस पर बहुत श्रद्धा एवं विश्वास रखते थे। सुमति बहुत मिलनसार स्वभाव का था और बोध गया से गंडे ताबीज लाकर अपने यजमानों में बांटता था और अत्यंत ही व्यवहार कुशल था, जिसके कारण सभी लोग उसका सम्मान करते थे, उसका आदर
9वां प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह अनुचित है या उचित, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, वेशभूषा क्या होता है? व्यक्ति का बाह्य आवरण होता है, वो सिर्फ उसके शरीर को सुसज्जित करता है, उसे ढकता है। साधारण वेशभूषा एवं आचार विचार किसी व्यक्ति के उच्च या निम्न स्तर के परिचायक नहीं होते। उससे किसी की वेशभूषा से ये नहीं हम मान सकते कि उस व्यक्ति के विचार उच्च हैं या निम्न हैं, या उसका लेवल उच्च है या निम्न है। अच्छी वेशभूषा वाला व्यक्ति भी गलत हो सकता है और बुरी प्रवृत्ति का हो सकता है। कोई व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी है, यह भी हम किसी की वेशभूषा को देखकर निर्धारित नहीं कर सकते। बौद्धिक रूप से उच्च स्तरीय है या निम्न स्तर का है, कि उसका मेंटल लेवल जो है उससे भी वो उच्च स्तर का है या निम्न स्तर का, हम उसकी वेशभूषा के आधार पर उसका निर्धारण नहीं कर सकते। कुल मिलाकर हम किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा के आधार पर उसके चरित्र के बारे में, उसके आचार व्यवहार के बारे में निर्धारण नहीं कर सकते, और ऐसा करना उचित भी नहीं हो सकता है। दसवां प्रश्न है, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वहाँ का भूभाग किस प्रकार का है? तो वहाँ की स्थिति का शब्द चित्र हमें प्रस्तुत करना है, और साथ ही वहाँ की स्थिति आपके राज्य और आपके शहर से किस प्रकार भिन्न है, यह भी बताना है। अब तिब्बत की भौगोलिक स्थिति, तिब्बत भारत और नेपाल के उत्तर में स्थित है। यह समुद्र तल से 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और सुनसान हैं। दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम तक हिमालय के बर्फ से ढके हजारों शिखर हैं, हजारों पर्वत चोटियां हैं, जबकि भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ एकदम नग्न है, जिन पर कोई बर्फ नहीं है, ना ही पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। तीरी नामक एक विशाल मैदान है जो पहाड़ों से घिरा टापू के समान लगता है। तो तिब्बत की स्थिति हमारे राज्य शहर से इसलिए भिन्न है क्योंकि हमारा राज्य या शहर मैदानी भूभाग में स्थित है, जबकि तिब्बत पहाड़ी और पठारी भूभाग है। 12वां प्रश्न है, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, व्यंग्य है, रेखाचित्र और यात्रा वृतांत विधाएं दी गई हैं। जैसे 2 बैलों की कथा पढ़ा आपने, और यात्रा वृतांत आप इसी पाठ को पढ़ेंगे। लहासा की ओर व्यंग्य है, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृतांत है और इसका मुख्य विषय लहासा की यात्रा का वर्णन करना है, जो कि लेखक ने बहुत खूबसूरती के साथ किया है। यह पाठ यात्रा से आरंभ होकर यात्रा पर ही समाप्त होता है। इसमें भौगोलिक एवं सामाजिक चरित्र अधिक दर्शाए गए हैं, जबकि कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र और व्यंग्य में वैयक्तिक स्तर पर मानव चरित्र का चित्रण अधिक से अधिक होता है। निबंध में विचारों का विवेचन होता है, उसमें विचार व्यक्त किए जाते हैं, इसलिए यह यात्रा वृतांत से भिन्न होता है। तो इस प्रकार यात्रा वृतांत और दूसरी विधाएं सभी अपने में अलग अलग होती हैं और हर विधा एक दूसरे से भिन्न होती है। तो बच्चों, ये तो थे आपके लहासा की ओर पाठ के 1 से 12 तक के प्रश्नोत्तर। देखिए, आपको इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से सुनना और समझना है ताकि आपको आसानी से याद हो जाएं
और उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कराना है। थैंक यू बच्चों।